तो चलिए आज पुनः स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 और दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ हमें द्विघात समीकरण दिखाना है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल, यानी कि दो क्रमागत, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, हाँ सही है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ पूर्णांकों होगा, यहाँ पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात समीकरण में दिखाना है, तो उससे जब द्विघात समीकरण लाएंगे तो उससे आगे भी हल कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए कि ये क्रमागत मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्रमागत क्या है? किसी को मालूम है कि क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब, यानी कि क्रमागत मतलब होता है, ध्यान से देखो, क्रमागत मतलब होता है जैसे कि यहाँ 14 लिखे हैं। ठीक, कोई संख्या हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 14 लिखे हैं, और 14 के बाद यानी कि क्रमागत लिखा हुआ ना, तो 14 के बाद क्या आना चाहिए? 15, इसी को क्रमागत कहते हैं। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। अच्छा, यहाँ 20 है तो इसका क्रमागत क्या होगा? 21 होगा। क्या होगा? 21। अच्छा, यहाँ 40 है तो इसका क्रमागत क्या होगा? 41। कितना होगा? 41। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मान के चलो, क्रमागत तो समझ रहे हैं ना, मान के चलो दो क्रमागत, यानी कि क्रमागत में देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है, क्रमागत में क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ कोई संख्या क्रमागत x है तो जस्ट आगे क्या होगा? x + 1 होगा, x + 1 होगा। इससे आगे क्या होगा? x + 2 होगा ना, यही होगा ना। चलो, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। यानी कि मान के चलो कि अगर क्रमागत पूछे तो क्रमागत यानी कि एक बढ़ता है, क्या बढ़ता है? एक बढ़ता है। तो वैसे ही कि अगर हम x कोई संख्या है तो इसका क्रमागत क्या होगा? x + 1। अच्छा, कोई संख्या y है तो इसका क्रमागत क्या होगा? y + 1, यही होगा ना, y + 1। कोई y एक संख्या है, इसका क्रमागत क्या होगा? y + 1, y + 2, y + 3, यानी कि एक बढ़ रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? एक बढ़ रहा है। चलिए, अगर हमें पूछ दें कि क्रमागत सम संख्या, क्या पूछें? अगर संख्या पूछे, सिर्फ क्रमागत संख्या, ध्यान से देखो, सिर्फ क्रमागत संख्या पूछे तो एक तो है, यानी कि x तो हम दिए, लेकिन क्रमागत पूछा है ना तो एक बढ़ रहा है ना, तो x तो ये दिए, तब क्या होगा? x + 1। किसमें? सिर्फ संख्या होगा, सम और विषम उसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ संख्या की बात आए तो हम एक ही बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? एक ही बढ़ाएंगे। चलो, अगर हम हमसे पूछें कि यानी कि क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या पूछे, क्या पूछे? क्रमागत सम संख्या। अगर हमसे पूछे क्रमागत सम संख्या, सम या विषम पूछें, तो इसमें मान के चलो कि सम, अभी सम लेके चलते हैं, तो मेरे पास एक 20 है, कोई संख्या 20 है, तो इसका क्रमागत यानी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? आगे 22, दो जाएगा, क्या जाएगा? 22, तब क्या होगा? 24। अच्छा, मान के चलो मेरे पास 30 है, तो इसका क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 32 होगी। क्या होगा? 32। क्या समझ में आ रहा है ना? अगर मेरे पास कोई संख्या x है, इसका क्रमागत सम संख्या क्या होगा? x + 2, x + 2। क्या इस चीज़ को समझ में आ रहा है ना सबको? x + 2। ठीक, तो हम एक चीज़ जान लिए हैं कि अगर संख्या रहे तो क्या करना है बताइए? अगर संख्या सिर्फ है, क्रमागत संख्या रहे, यहाँ लिख दो क्रमागत संख्या रहे, क्रमागत संख्या, तो क्या करेंगे? यानी कि मान के चलो x है तो ये क्या होगा? x + 1। अगर हमें क्रमागत सम संख्या दे दे या विषम दे दे, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या अगर ये दे दो तो क्या होगा? x + 2, क्योंकि सम संख्या में 2 का अंतर होता है और विषम में भी 2 का अंतर होता है ना।
सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, उसके बाद विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब संख्या पूछे क्रमागत संख्या तो उसमें 1 बढ़ता है। क्या बढ़ता है? 1 बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि मेरे पास अगर x है कोई संख्या तो उसका क्रमागत संख्या पूछा तो x + 1। अगर सम संख्या और विषम संख्या पूछे तो उसमें कितना रखना है? 2। अगर संख्या सिर्फ पूछे तो उसमें कितना रखना है? 1, x + 1। अगर सम पूछे तो 2 अंतर है उसमें, अगर संख्या पूछे तो 1 ही है। क्या है? 1 ही है। तो इसलिए अगर संख्या पूछे अगर संख्या पूछे तो x प्लस क्या देंगे बताओ? 1। अगर सम या विषम पूछे तो तब क्या होगा? x + 2। ये 2 चीज को याद कर लो कि अगर संख्या क्रमागत संख्या अगर पूछा जाए तो x + 1 करेंगे, अगर सम या विषम पूछे क्रमागत सम या विषम पूछे तो क्या करना है? 2। बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद करो, उसके बाद हिसाब धकाधक बनेगा। ठीक, चलो अच्छा एक चीज बताओ, आगे बढ़ जाए तब ये अभी कुछ बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद तब ये क्वेश्चन पे आना है। अच्छा मान के चलो कि ये हम 20 लिए हैं। क्या लिए हैं? 20। अच्छा 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल 20 हो। 2 ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 20 हो। बताओ 2 ऐसी संख्या बताइए कि जिसका गुणनफल 20 हो। हैं? 4 गुना 20 आता है। 4 गुना 5 तब क्या होता है? 20 होता है। 4 गुना 5 ऐसा हम नहीं लिख सकते कि 5 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं। नहीं, लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन नियम कहता है कि हम 5 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका भी तो कोई राज होगा ना। क्यों? क्योंकि 5 में तो है 20 4 मरतबे में, लेकिन हमें उससे पीछे वाले पहाड़ को भी देखना है। तो 4 में 20 है ना, तो पहले 4 को पकड़ेंगे कि 5 को पकड़ेंगे? पहले 4 को, तो 4 पंचे 20। अगर 5 को पकड़ते तो 5 का 20, लेकिन ये नियम नहीं कहता, ये उल्टा नियम हो जाता है। जब 4 में जब जो इंसान, जो एक छोटा इंसान है, वही छोटा इंसान अपना काम को संभाल रहा है, तो हम बड़े इंसान को क्यों देंगे वो काम? देंगे। हालांकि बड़े इंसान भी वो काम कर सकता है, करेगा, लेकिन जब छोटा भी चाहता है कि हम भी कर के दिखा सकते हैं तो हम छोटा से ही करवाएंगे ना पहले हैं। तो इसलिए 4 पंचे 20। ये हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणनफल पूछे कि 2 ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 20 हो। अभी पूछे ना कि जिसका गुणनफल 20 हो, तो अभी कोई बच्चा बोल सकता था कि 5 गुना 4, कोई बोल सकता था 4 गुना 5। क्या सो रही है तुम? हैं? तो सबका अलग अलग जवाब आता है। कोई कहता 4 गुना 5, कोई कहता 5 गुना 4, और कोई कहता 10 गुना 2, और कोई कहता 2 गुना 10। यही कहता ना। तो लेकिन देखो 10 तो अगर 2 गुना 10 हम बोल सकते हैं, 2 ऐसी संख्या 2 गुना 10 हम बोल सकते हैं, 2 दही 20। लेकिन यहाँ देखो कहाँ चला गया है, बहुत चला गया। लेकिन ये जो है ना, ये अगर इस तरह करते हैं तो हमें, अगर कोई गुणनखंड विधि से हमें मूल निकालना हो तो हमें उस वक्त दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर मान के चलो किसी का गुणनफल गुणा करने पर 20 आए, और यानी कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का या माइनस का ही 1 आए, तो क्या ये 2 गुना और 10 काम कर सकता है? करेगा। चलो मान के चलो कि 2 गुना 10 तो 20 होगा, 2 गुना 10 20 होगा। लेकिन क्या अगर उसमें माइनस यानी कि जोड़ेंगे तो क्या वो माइनस में 1 आएगा? नहीं आएगा, आएगा माइनस में 1। तो यही कारण है। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताओ कि ऐसी संख्या बताओ कि ऐसी संख्या 2 बताओ कि जिसका गुणनफल 56 हो। ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 56 हो। बताओ। 7 गुना 8, 8 गुना 7 नहीं, 7 गुना 8। देखो क्या चीज़ हम बता रहे हैं, इस चीज़ को समझो पहले कि 7 गुना 8। चलो 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल 90 हो। 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल 90 हो। 2 ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 90 हो। जल्दी बताओ। 2 ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 90 हो। 9 गुना 10, 9 गुना 10। इसमें कुछ अंतर हो सकता है, या तो जोड़ने पर इसमें 19 आएगा, और अगर घटाते हैं मान के चलो कि एक गुणनखंड में कहा गया है कि गुणनखंड में कि यानी कि अगर उसको जोड़ेंगे तो 19 आए, और गुना करेंगे तो
90 आए, गुना करेंगे तो 90 आए। तो ठीक है, तो ये तो हो सकता है ना, यानी कि 9 गुना 10 कर सकते हैं। और इसको अगर हम जोड़ेंगे 9 प्लस 10 तो क्या होगा, 19 होगा ना, और 9 गुना 10 तो कितना होगा, 90। तो दो ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 90 हो, तो वो संख्या कौन सी है, 9 गुना 10। अच्छा, दो ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 132 हो। दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल 132 हो। दो ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 132 हो, बताओ जल्दी। मान के चलो दो ऐसी संख्या क्या है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह तोड़ दूँ, 2 छाके 12, 1 बचा 2 छाके 12, फिर 2 तिया 6, फिर ये क्या चीज़ से कटेगा, 3 से 11। तो बात तो बराबर है, 11 तिया 30 होगा। तो दो ऐसी संख्या, तो ये नियम तो गुणनखंड में लागू होता है ना। तो दो ऐसे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 गुना 11, 12 गुना 11 या 11 गुना 12, ऐसे हो सकता है ये यानी कि मान के चलो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो ऐसे 11 गुना 12 हो सकता है 132, 11 गुना 12 हो सकता है। तो वो संख्या कौन सी, 11 गुना 12। अच्छा, दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल 306 हो। दो ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणनफल 306 हो, है। तो ये संख्या है 17 गुना 18। ये क्या है, 17 गुना 18 है। अगर 17 गुना 18 करते हैं तो कितना आता है, वो 306 आता है। तो चलो अब चलते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न में क्या कहता है उस चीज़ को हम देखते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो चलो हम मानेंगे, पहले माना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक का गया, धनात्मक का मतलब क्या था, प्लस की माइनस होता है, प्लस। तो मानेंगे x, मानेंगे क्या, मानेंगे x। अच्छा, हमें सिर्फ इसमें सम संख्या नहीं कहा गया, नहीं विषम कहा गया है, सिर्फ हमें धनात्मक पूछा है। तो बताओ को वो यहाँ दो क्रमागत है ना, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ दो क्रमागत है, तो उसके बाद ये तो एक तो मिल गया x, उसके बाद क्या होगा, x प्लस, नहीं, यहाँ धनात्मक सम और विषम थोड़े पूछा है, धनात्मक पूछा है, एक संख्या पूछा है। तो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। 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 अब प्रश्नानुसार चलेंगे, कहाँ चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहाँ गुणनफल पूछा है, तो दो धनात्मक पूर्णांक मिला हमें, एक ये दोनों का क्या करना है, ये दोनों का क्या करना है, गुणनफल। और गुणनफल कितना आया है, 306। तो देख लेते हैं, x गुना क्या होगा, x प्लस 1 बराबर कितना आया, दोनों का गुणनफल 306 आया। कितना आया, 306। हल करूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस का x बराबर 306। एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण में आया, क्या ये द्विघात समीकरण में आया। चलो, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि द्विघात समीकरण ही दिखाना है, तो द्विघात समीकरण तो दिखा दिए ना। क्या ये चीज़ समझ में आया। हमेशा याद रखना कि अगर दो यानी कि क्रमागत पूछे, अगर संख्या सिर्फ पूछे तो x प्लस 1 रखेंगे, अगर सम विषम आया तो x प्लस 2 रखेंगे, या विषम आया तो तब पर भी 2 रखेंगे, या सम आया तो क्योंकि ये दोनों में 2 का अंतर होता है ना, सम में भी 2 का अंतर होता है और विषम में भी 2 का अंतर, लेकिन संख्या में सिर्फ एक का ही अंतर होता है ना, इसलिए हम x प्लस 1 रखेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने हैं। तो पहला तो ये संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद धनात्मक पूछा है ना, तो क्या होगा, ये तो है, जैसे कि अभी हम दिए थे 2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 2 1 3, यही होगा ना, यानी कि 2 प्लस 1 होगा ना, तब ना 3 होता है। तो इसी तरह ये तो एक माने हैं संख्या, उसके बाद क्या माने हैं, x प्लस 1। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये चर है, क्या चर है, चर है ये, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ऐड होगा नहीं, इसलिए हम इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दो संख्या मिला हमें,
दो क्रमागत संख्या मिला ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिला ना हमें, तो ये दोनों का गुणनफल कहा गया कितना था 306। तो वही क्या ये दोनों का गुणा, बीच में गुणा के चिन्ह दिया, गुणनफल कहा गया तो गुणा का चिन्ह दिया है ना, तो ये दोनों का गुणनफल क्या आया है 306। ये दोनों को हल किए द्विघात समीकरण में आ गया। तो चलो इस यहाँ तक पहले उतारो, चलो यहाँ तक तो हम देख लिए। अच्छा इससे आगे भी हल कर सकते हैं, इससे आगे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। ठीक, आगे हल करेगा तो कर लेना, गुणनखंड विधि से हो जाएगा ना, तो ये करके आना है कल, ये बताएंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा भाग देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किताब उल्टाओ अपना अपना और क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये सब प्रश्न बनाया है ना, ये सब प्रश्न बनाया है कि नहीं बनाया है, बनाया है। तो चलो एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल ये है कि मान के चलो कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, मानते हैं कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, तो हम पूछेंगे कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पश्चात मेरा उम्र क्या होंगे बताओ, 24। पश्चात मतलब क्या होता है, अच्छा मेरा उम्र अभी 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी बताओ, 20 प्लस होगा, बाद रहे या पश्चात रहे तो क्या कहा जाता है, उसे प्लस माना जाता है, यानी कि बाद या पश्चात इसको क्या कहते हैं प्लस। अगर पहले या पूर्व क्या कहा जाता है इसे माइनस। अच्छा मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र क्या था 15, 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र क्या था 15, क्योंकि 20 में से क्या घटाए हैं 5, क्या बच गया 15। अच्छा मेरा उम्र अभी 20 है, तो 4 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होगी 24, क्योंकि 20 4 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो 4 वर्ष बोल दिया कि 4 वर्ष मेरा उम्र कितना होगा, 4 वर्ष आने वाला समय में मेरा उम्र कितना होगा, तो 4 जोड़ दी तुम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कुछ समझ रहा है ये बात को। चलो अच्छा एक प्रश्न पूछते हैं, अभी मान के चलो कि मेरा उम्र 36 वर्ष है, अभी मेरा उम्र 36 वर्ष है, तो अभी मेरा उम्र 36 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व मेरा उम्र क्या थी बताओ 26 वर्ष, क्योंकि 36 में से हम कितना वर्ष घटाए हैं 10 घटाए हैं, कितना घटाए हैं, कितना बचा मेरे पास 36 में से 10 घटाए, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व कहा गया ना, तो 10 को माइनस कर दिए हैं कि पूर्व क्या होता है माइनस होता है, और पश्चात और बाद क्या होता है प्लस होता है। ठीक चलो अच्छा एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं कि अभी मेरा उम्र 12 वर्ष है, ठीक, और 3 वर्ष पहले, रुको एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अभी मेरा उम्र मान के चलो कि 12 वर्ष है, कितना है 12 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होंगे बता सकता है। अभी मेरा उम्र 12 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होगी हैं 15, क्या होगा 15, इसमें 3 जोड़ दो, 3 वर्ष बाद पूछा है ना तो प्लस होता है ना, तो क्या होगा 15। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अभी यानी कि 3 वर्ष पहले मेरा उम्र 18 वर्ष है, ध्यान से सुनो, 3 वर्ष पहले मेरा उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, क्या कितना है 18 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा बताओ। 3 वर्ष पहले मेरा उम्र 18 वर्ष है,
तो 7 वर्ष बाद कितना होगा? 3 वर्ष पहले। यहाँ देखो क्या चीज आ रहा है, यहाँ बाद या पहले, या बाद या पहले हैं, तो क्या होगा? यानी 3 वर्ष पहले क्या लिखा है वही 3 वर्ष पहले 18 वर्ष है, मेरा उम्र 3 वर्ष पहले 18 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा? तो यहाँ देखो 3 वर्ष पहले की बात कहा गया है ना, तो 18 3 कितना होता है? 21। फिर 7 वर्ष बाद, इसमें 7 जोड़ दो, कितना होगा? 28 वर्ष होगा ना। रुको 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले, ध्यान से सुनो, ध्यान से यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। 3 वर्ष पहले मेरा उम्र 18 का था, कितना? 18 है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो मेरा उम्र 18 है, तो यानी कि उसका 7 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी? तो 3 वर्ष पहले मेरा उम्र 18 है, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा? 3 वर्ष पहले था 18, तो 7 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले का मतलब 3 वर्ष पहले अभी, यानी कि 3 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना था? 18 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना होगी? तो इसका मतलब यहाँ होता है कि 18 में से 3 जाएगा 15, अब प्लस में फिर 7 वर्ष बाद क्या होगी? इसका मतलब 3 वर्ष पहले हम कितना का होंगे? 15 का, और फिर 7 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? 15 7 22 वर्ष, कितना हो जाएंगे? 15 7 22, कितना हो जाएंगे? 15 7 22। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ कि 4 वर्ष बाद में 29 का होंगे, ध्यान से सुनो। 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद मैं 29 का होंगे, 29 का होंगे, 4 वर्ष बाद में 29 का होंगे, तो 3 वर्ष पहले मैं कितने आयु का था होंगे? तो 3 वर्ष पहले मैं कितना आयु का था? बताएगा कोई? बताओ कितना? 30। ये गलत है, 30 गलत है। ध्यान कॉन्सेप्ट समझो कि 4 वर्ष बाद मैं 29 का होंगे, अभी 29 का नहीं हूं, अभी मैं 29 का नहीं हूं। 4 वर्ष बाद मैं कितना का होंगे? 29 का। 4 वर्ष के बाद मैं 29 का होगा, मेरा उम्र 29 होगा, अभी नहीं ना है, तो अभी कितना होना चाहिए बताओ? 4 वर्ष बाद मेरा उम्र 29 का होगा, लेकिन अभी तब कितना होना चाहिए मेरा उम्र? ध्यान से कुछ दिमाग लगाओ, 25 होना चाहिए। अभी कितना होना चाहिए? 25। अरे बाबा यहाँ नहीं समझा कि 4 वर्ष बाद मैं 29 का होंगे, अभी नहीं ना है, 4 वर्ष बाद, इसका मतलब अभी मैं कितना हूँ? इसका मतलब अभी मैं कितना हूँ? 4 वर्ष बाद तब ना 29 होंगे, तो अभी मैं कितना हूँ? 25। तो यानी कि ये 29 में से क्या किए हम? 4 को घटा दिए हैं। 29 में से क्या किए? 4 को घटा दिए, तो मेरा वर्तमान आयु निकल गया। उसके बाद कहा कि 3 वर्ष पहले मैं कितनी आयु का था, तो फिर 25 में से कितना घटा देंगे? 3, क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ 22 वर्ष। कितना? 22 वर्ष। समझ में आया? एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि मान के चलो कि अभी यानी कि 6 वर्ष बाद में यानी कि 30 का होंगे, मेरा उम्र 30 का होगा 6 वर्ष बाद। उसके बाद 6 वर्ष बाद मेरा उम्र 30 का होगा, उसके बाद फिर 3 वर्ष पहले तब कितना आयु का था मेरा उम्र बताओ? 6 वर्ष बाद मैं 30 का होंगे, कितना का? 30 का। तो 3 वर्ष पहले मैं कितना आयु का था बताओ? कितना आयु का था? तो 30 में से क्या करो, माइनस कर दो 6, कितना हो गया? 24। और उसके बाद फिर 24 में से कितना 3 घटा तो कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21, यानी कि 3 वर्ष पहले मैं तब 21 का था। कितना का था? 21 का था। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लो कि मान के चलो कि मेरा दोस्त का उम्र
हमसे 4 वर्ष छोटा है तो मेरा उम्र है 28 वर्ष, लेकिन मेरा दोस्त का उम्र हमसे 4 वर्ष छोटा, तो दोस्त का उम्र क्या होना चाहिए? 24। क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। आज एक चीज, रोहन का उम्र देखो, रोहन की माँ का उम्र, क्वेश्चन देखने दो पहले। यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। देखो, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितना? 26 वर्ष बड़ी है। तो बताओ कि ये रोहन है, ये उसकी माँ है, ठीक। तो रोहन की माँ की उम्र रोहन से कितना वर्ष अधिक है? 26 वर्ष। तो रोहन की उम्र 5 है, मान के चलो रोहन की उम्र 5 वर्ष है, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी? 26 है। तो इसका मतलब रोहन की माँ की उम्र कितना होगा? नहीं, अरे रोहन की माँ का उम्र 26 वर्ष है और रोहन की उम्र मान के चलो 5 वर्ष है, तो उसके बाद रोहन की माँ की उम्र तब क्या होगी? 31 होगा। क्या होगा? इसमें 26 जोड़ दो। मान के चलो रोहन की उम्र 10 वर्ष है, तो उसकी माँ की उम्र क्या होगी? हैं? 36 वर्ष है। क्या होगी? 36। मान के चलो रोहन की उम्र 6 वर्ष है, तो उसकी माँ की उम्र तो 26 है ना, तो 26 में 6 और जोड़ेंगे तब ना उसकी माँ की उम्र निकलेगा, हैं? तो कितना होगा? हैं? 32 होगा। 32 होगा, ठीक। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अभी रोहन की उम्र x है। एक चीज़, अभी रोहन की उम्र x है, उनकी माँ की उम्र तो 26 है, ये तो पता है सबको। तो रोहन की जब उम्र x है तो तब उसकी माँ की उम्र क्या होगी? x प्लस 26। x प्लस 26। समझ में आया है? चलो अब चलते हैं, लिखो माना। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। क्या मानेंगे? x वर्ष। तो उसकी माँ की उम्र क्या होगी? रोहन की माँ की उम्र क्या होगी? x प्लस 26। x प्लस 26 क्या होगी? x प्लस 26। अब चलो आप प्रश्नानुसार चलते हैं। कहाँ चलेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में पढ़ो क्या कहता है प्रश्न में। प्रश्न में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर। गुणनफल कहा गया है ना, क्या कहा गया है? गुणनफल कहा गया है। तो सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात, इसका मतलब है कि दोनों में जोड़ना होगा। अभी जब मेरा उम्र बढ़ेगा तो हमसे जो छोटा है उसका भी तो उम्र बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब दोनों में 3 जोड़ना होगा। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 3, गुणनफल कहा गया ना, गुना, फिर x प्लस 26 है, इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 3। तो ये कितना का हो जाएगी? ये यानी कि 3 वर्ष पश्चात ये 360 का हो जाएगी। कितना का? 360 का हो जाएगी। कितना? 360। चलो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो x प्लस 3 गुना, ये इसको जोड़ दो, x प्लस क्या हो जाएगा? 29 बराबर 360। आप गुना करो, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया कितना होता है? 9 तिया 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 87 बराबर 360। तो ये दोनों ऐड होगा ना, x स्क्वायर प्लस 29 3 कितना होता है? 32x प्लस का 87, ये प्लस में इधर आया तो माइनस का 360 बराबर क्या बच जाएगा? 0। चलो x स्क्वायर प्लस 32x, आप उसके बाद प्लस में से घटता तो माइनस में क्या आएगा? घटाओ,
360 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 गया 3, यानी कि 273 लगभग में आएगा, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण आया है? हमें क्वेश्चन में कहा गया द्विघात समीकरण हल करने के लिए। तो आगे हल कर सकता है, गुणनखंड विधि से करेगा तो रोहन की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो ये इसको भी बना के आना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल देखेंगे। ठीक।